Let's discuss the implications of the 1979 Act on our hiring. It requires registration, which could delay our project. But compliance is mandatory. We must adapt our process. Agreed. The panels and that's our steps. तो चलिए आज भारत के प्रवासी मजदूरों से जुड़े कानून के 40 साल के सफर को करीब से देखते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो शोषण की अंधेरी गलियों से शुरू होती है, फिर एक मजबूत कानूनी किले तक पहुंचती है और आखिर में आज के डिजिटल दौर में दाखिल होती है। हम इस पूरे सफर को इन 4 हिस्सों में समझेंगे और शुरुआत हम करेंगे उस संकट से जिसने इस ऐतिहासिक कानून को जन्म दिया। देखिए, किसी भी कानून की आत्मा को समझना होना तो उसके पीछे की मानवीय पीड़ा को जानना बहुत जरूरी होता है और ये कानून भी एक बहुत गहरी पीड़ा से ही जन्मा था। जरा इस बात की गंभीरता को समझिए। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ये सिर्फ एक कानूनी लापरवाही नहीं है, ये मजदूरों को बंधुआ मजदूरी जैसी हालत में धकेलना है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस का ये फैसला कोई आम टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ये मानवीय गरिमा के हक में एक बहुत बुलंद आवाज थी। तो ये संकट था क्या? ये था दादान सिस्टम। 1979 से पहले ये शोषण का एक ऑर्गेनाइज तरीका था। इसमें सरदार नाम के बिचौलिए होते थे जो गांव-गांव जाकर गरीब मजदूरों को बड़े-बड़े सपने दिखाते थे, उन्हें दूर राज्यों में ले जाते थे और फिर उन्हें कभी न खत्म होने वाले कर्ज के जाल में फंसा देते थे। लेकिन जब सरकार की नजर इस शोषण पर पड़ी तो एक्शन बहुत तेजी से हुआ। अब देखिए, सिर्फ 3 साल 1976 में समस्या को पहचाना गया और 1979 तक एक पूरा का पूरा कानून बना दिया गया। ये दिखाता है कि उस वक्त इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लिया गया था। तो अब सवाल ये है कि इस समस्या से निपटने के लिए जो कानून बना वो असल में था क्या? उसे हम एक कानूनी किला कह सकते हैं, एक ऐसा किला जिसका मकसद था मजदूरों को सुरक्षा देना और जवाबदेही तय करना। इस किले की जो सबसे मजबूत दीवार थी वो थी इसकी धारा 18। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ था। अगर ठेकेदार मजदूर का पैसा या कोई भी हक मारता है तो उसे काम पर रखने वाली जो मुख्य कंपनी है वो पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। कोई बहाना नहीं, कोई इफ या बट नहीं, जिम्मेदारी से बचने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा गया था। तो सबसे अहम बात यही थी, 100% जिम्मेदारी 100% मुख्य कंपनी की ही होगी। मतलब अगर ठेकेदार गायब भी हो जाए तो भी मजदूर को उसका हक दिलवाने की पूरी जिम्मेदारी कंपनी की ही है। बात खत्म। इतना ही नहीं, इस कानून ने मजदूरों को 2 तरह की खास वित्तीय सुरक्षा भी दी। एक था विस्थापन भत्ता, जो एक तरह का फाइनेंशियल कुशन था ताकि मजदूर जब नई जगह पर जाए तो उसे तुरंत पैसे की तंगी न हो। और दूसरा था यात्रा भत्ता, जो ये पक्का करता था कि घर से हजारों किलोमीटर दूर आने जाने का खर्च मजदूर की अपनी जेब से ना लगे। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव पर ध्यान दीजिए, कागज से डिजिटल की तरफ। पुराने कानून में हर मजदूर के पास एक पासबुक होती थी और कंपनियों को दर्जनों अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते थे। ये बहुत ही जटिल प्रोसेस था। नए कोड ने इस पूरी कागजी कार्रवाई को खत्म करके श्रम सुविधा पोर्टल पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न का सिस्टम बना दिया। इससे साल के अंत में ऑडिटिंग और कंप्लायंस मैनेजमेंट कंपनियों के लिए बेहद आसान हो गया है। अब देखिए, कोई भी किला तभी मजबूत माना जाता है जब वो हमलों का सामना कर सके, और कंपनियों ने इस कानूनी किले को तोड़ने की कई कोशिशें की, जिन्हें बाद में अदालतों में चुनौती दी गई। तो कंपनियों ने जिम्मेदारी से बचने के लिए एक आम कानूनी चाल चली। ये एक तरह का धुआं और आईना जैसा था। इसमें होता ये था कि मुख्य कंपनी और मजदूर के बीच कई सारे सब कॉन्ट्रैक्टर की परतें खड़ी कर दी जाती थीं, ताकि ये पता ही ना चले कि असली जिम्मेदार कौन है। सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट केस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ देखिए, सरकार और मजदूर के बीच कितनी सारी परतें हैं, मुख्य ठेकेदार, फिर उप ठेकेदार और उसके भी नीचे कोई और। ये एक कानूनी भूल भुलैया बनाने जैसा था जिसमें जिम्मेदारी कहीं खो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉर्पोरेट पर्दे को भेद दिया। कोर्ट ने एकदम साफ कहा कि ये सारी परतें बेमतलब हैं और मजदूरों के शोषण की आखिरी जिम्मेदारी सबसे ऊपर बैठी मुख्य कंपनी की ही होगी। संदेश बिल्कुल साफ था, आप कानूनी दांव पेंच के पीछे छिप नहीं सकते। हालांकि इस मजबूत किले में एक बहुत बड़ी दरार थी, एक घातक खामी। ये कानून सिर्फ उन्हीं मजदूरों की रक्षा करता था जिन्हें किसी ठेकेदार ने भर्ती किया हो। लेकिन जो लाखों मजदूर खुद काम की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे, वो पूरी तरह से इस कानून के सुरक्षा कवच से बाहर थे। और यही बड़ी दरार हमें आज के दौर में लाती है, जहां 2020 के OHS कोड ने आकर पूरी व्यवस्था को ही बदलकर रख दिया है। तो क्या बदला? प्रवासी की परिभाषा बदल गई, भत्ते बदल गए और पूरी कागजी कार्यवाही डिजिटल हो गई। लेकिन एक चीज है जो नहीं बदली, और वो है मुख्य कंपनी की जिम्मेदारी। खास तौर पर पहले जहां 2 अलग अलग भत्ते मिलते थे, अब उसकी जगह एक सिंगल वार्षिक यात्रा भत्ता दिया जाता है, जिसका मजदूर की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। और ये बदलाव ये पुराने कानून के दायरे का सबसे बड़ा विस्तार था। इसने उस 40 साल पुरानी खामी को दूर कर दिया। अब अगर कोई मजदूर खुद से भी काम करने दूसरे राज्य जाता है तो उसे भी इस कानून के तहत सुरक्षा मिलती है, बस शर्त यह है कि उसकी महीने की आमदनी 18,000 रुपए से कम हो।
आज भी किसी भी कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट के लिए ये 4 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी कागजी गलतियां नहीं है, बल्कि ये वो आम ऑडिट की खामियां हैं जिनके बहुत गंभीर कानूनी नतीजे हो सकते हैं। खासकर जो पूर्ण दायित्वों का सिद्धांत है, उसे नजरअंदाज करना किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। ये नया डिजिटल सिस्टम बेशक कंपनियों के लिए कंप्लायंस को आसान बनाता है, लेकिन आखिरी और सबसे बड़ा सवाल वही रहता है, क्या ये सरलता मजदूरों के लिए एक ज्यादा मजबूत ढाल साबित होगी या वक्त के साथ इसमें भी कोई नई दरार सामने आएगी? इसका जवाब तो शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा। आज की इस खास डीप डाइव में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत गंभीर भी है अगर हम इसके असर को देखें। बिल्कुल। आज हम मुख्य रूप से भारत के इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 और नए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, जिसे हम OSH कोड 2020 भी कहते हैं, उस पर चर्चा करने वाले हैं जी। और आज के हमारे जो सोर्सेज हैं, उनमें कई अहम कानूनी दस्तावेज, ऐतिहासिक विश्लेषण और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले शामिल हैं जो हमें असल तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि कागजों पर बने ये भारी भरकम कानून असल जिंदगी में लाखों मजदूरों की किस्मत कैसे तय करते हैं। और आज जब हम फरवरी 2026 के इस दौर में हैं, तो कंपनियों और हमारे समाज के लिए इन सब का असल मतलब क्या है? ये जानना आज के समय में बहुत जरूरी है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस पूरे कानूनी ढांचे को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा, एक बहुत ही खौफनाक सिस्टम की तरफ, जिसे दादन लेबर सिस्टम कहा जाता था। दादन सिस्टम, हाँ। होता क्या था ना कि उड़ीसा और उसके आसपास के जो बहुत गरीब इलाके थे, वहां गांव देहात में सरदार या खातेदार नाम के बिचौलिए घूमते थे। ये लोग अत्यंत गरीब मजदूरों को एडवांस पैसे का लालच देकर दूसरे राज्यों में ले जाते थे, झूठे वादे करके। एग्जैक्टली। और जैसे ही वो मजदूर राज्य की सीमा पार करते थे, अनजान जगह, अजनबी भाषा, वहां उनकी स्थिति बिल्कुल बंधुआ मजदूरों जैसी हो जाती थी। वो पूरी तरह से ठेकेदारों के चंगुल में फंस जाते थे। इसी शोषण को रोकने के लिए 1979 का कानून लाया गया था। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1979 के इस कानून का असली मकसद पलायन को रोकना था ही नहीं। अच्छा जी देखिए, संविधान के तहत देश में कहीं भी जाकर काम करना एक मौलिक अधिकार है, तो सरकार पलायन पर रोक नहीं लगा सकती थी। इसके बजाय कानून बनाने वालों ने एक बहुत ही अलग रणनीति अपनाई। वो क्या थी? उनका मकसद था प्रवासी मजदूरों को जानबूझकर महंगा बना देना। महंगा बना देना, बिल्कुल। मतलब कंपनियों के लिए। बिल्कुल। उस दौर में कंपनियां जानबूझकर बाहरी मजदूरों को लाती थीं, क्योंकि वो सस्ते पड़ते थे और उनका शोषण आसान था। तो सरकार ने ठेकेदारों पर इतने भत्ते और अनुपालन थोप दिए कि बाहर से मजदूर लाना बहुत महंगा हो जाए, ताकि कंपनियां सिर्फ सस्ते लेबर के लालच में ऐसा ना करें, बल्कि तभी लाएं जब सच में किसी खास स्किल की जरूरत हो। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। इस कानून का जो गणित था, वो बहुत ही अनोखा था। अगर हम कानून की धारा 14 और 15 को देखें, तो उसमें विस्थापन भत्ता यानी डिस्प्लेसमेंट अलाउंस और यात्रा भत्ता का जिक्र है। जी, और वो भी एडवांस में। हाँ, नियम ये था कि ठेकेदार को मजदूर को काम पर रखते ही उसकी मासिक आय का 50% या 75 रुपए, जो भी अधिक हो, वो विस्थापन भत्ते के रूप में देना होता था। और 1979 में 75 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बिल्कुल। और इसके साथ ही मजदूर के घर से लेकर कार्यस्थल तक आने और वापस जाने का पूरा यात्रा किराया भी ठेकेदार को ही देना पड़ता था। और सिर्फ किराया ही नहीं, इस कानून का एक बहुत ही ताकतवर पहलू था, जिसे हम डीम्ड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हाँ, सेक्शन 21 के तहत। एग्जैक्टली। ये एक लीगल फिक्शन था। इसका मतलब था कि मजदूर जिस दिन अपने गृह राज्य से ट्रेन या बस में बैठता है, उसी दिन से उसे नौकरी पर मान लिया जाता था। मतलब अगर कोई मजदूर बिहार से केरल जा रहा है और ट्रेन में 3 दिन लग रहे हैं, तो क्या उन तीनों दिनों का भी पैसा मिलता था? बिल्कुल मिलता था। ठेकेदार को उन 3 दिनों का पूरा वेतन देना होता था। और वेतन से भी बड़ी बात थी सुरक्षा। किस तरह की सुरक्षा? देखिए, अगर सफर के दौरान मान लीजिए ट्रेन में कोई दुर्घटना हो जाती है, तो कंपनी ये नहीं कह सकती कि मजदूर अभी हमारी साइट पर नहीं पहुंचा है। मजदूर ट्रेन में बैठते ही वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन के दायरे में आ जाता था। कंपनी को पूरा मुआवजा देना ही पड़ता था। ये उस समय के हिसाब से एक बेहतरीन सुरक्षा चक्र था। सच में। और सिर्फ भत्ते ही नहीं, कल्याणकारी सुविधाओं के नियम भी बहुत बारीक थे।
मैंने पढ़ा कि अगर कार्यस्थल का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो हर 2 साल में ऊनी कोट और पैंट देना अनिवार्य था। जी हाँ। और अगर तापमान 5 डिग्री से नीचे चला जाए तो एक भारी ओवरकोट देना पड़ता था। मतलब ये दिखाता है कि कानून सिर्फ कागजी नहीं था, उसमें मानवीय गरिमा का भी पूरा ध्यान रखा गया था। बिल्कुल, और इन सब सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कानून ने एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी मुख्य नियोक्ता को कटघरे में खड़ा कर दिया। सेक्शन 17 और 18 के तहत हाँ, अक्सर कंपनियां क्या करती हैं, वो कहती हैं कि अरे ये तो ठेकेदार का मजदूर है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो ठेकेदारों के पीछे छिपने की कोशिश करती हैं। सही कहा, लेकिन इस कानून ने उस रास्ते को बंद कर दिया। अगर ठेकेदार भाग जाता है या पैसे नहीं देता तो मुख्य कंपनी को अपनी जेब से मजदूरों को पैसे देने होंगे। इसका एक बहुत ही मशहूर उदाहरण है ना, वो सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वाला मामला। बिल्कुल, सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया था। ये एक सरकारी डैम प्रोजेक्ट था। वहां ठेकेदार मजदूरों का शोषण कर रहे थे और कंपनी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही थी। और तब कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार हो या कोई मुख्य कंपनी, आप अपनी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। ठेकेदार की गलती की अंतिम जिम्मेदारी आपकी ही होगी। ये तो बहुत बड़ा फैसला था मजदूरों के हक में, लेकिन इतने शानदार कानून में भी कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी दरार थी। अगर हम इसे बड़े पैमाने पे देखें तो इस शानदार कानून की सबसे बड़ी खामी इसकी परिभाषा में ही छिपी थी। सेक्शन 21E में। हाँ, इसके अनुसार ये कानून सिर्फ और सिर्फ उन मजदूरों पर लागू होता था जो किसी ठेकेदार के जरिए लाए गए हों। मतलब जो इंडिपेंडेंट माइग्रेंट्स थे, जो अपनी मर्जी से काम की तलाश में दूसरे राज्य जाते थे। वो इस सुरक्षा जाल से पूरी तरह बाहर थे। बाप रे। हाँ, और जैसे जैसे समय बीता, लोग खुद से शहरों की तरफ जाने लगे तो ये कानून लाखों मजदूरों पर लागू ही नहीं होता था। वो इस सुरक्षा से पूरी तरह वंचित रह गए। और मुझे लगता है कि इस खामी के अलावा इस कानून की जो भारी भरकम नौकरशाही थी, उसने भी इसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल, कंप्लायंस का बोझ बहुत ज्यादा था। मैंने देखा कि 24 अलग अलग तरह के फॉर्म भरने होते थे। हर मजदूर की एक पासबुक बनती थी और वो फॉर्म 24 जिसे हर साल 15 फरवरी तक जमा करना अनिवार्य था लेबर कमिश्नर के पास। हाँ, इतनी सारी कागजी कार्रवाई से बचने के लिए ठेकेदारों ने भी तो लूपहोल्स निकाल लिए थे ना। देखिए, होता क्या है ना, जब सिस्टम इतना जटिल होता है तो लोग बचने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। ठेकेदारों ने एक बहुत शातिर चाल चली। क्या? वो प्रवासी मजदूरों का फर्जी लोकल एड्रेस रजिस्टर करने लगे। ओहो, मतलब कागजों पर दिखा दिया कि वो उसी राज्य के हैं। एग्जैक्टली। अगर कोई झारखंड से गुजरात आया है तो उसका गुजरात का ही फर्जी पता लिख दिया। अब जैसे ही वो कागजों पर लोकल हो गया, इंटरस्टेट माइग्रेंट एक्ट उस पर लागू होना ही बंद हो गया। ना कोई एडवांस, ना कोई यात्रा भत्ता और ना वो 24 फॉर्म भरने का झंझट। बिल्कुल, और इसका नतीजा ये हुआ कि ये कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया, एक डेड लेटर बनकर। और इसका असर आंकड़ों में भी दिखता है। 10 सालों में पूरे देश में सिर्फ 85,000 मजदूरों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था, जो कि असल संख्या का 1% भी नहीं था। और इसी डेटा की कमी का सबसे भयानक रूप हमने 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन में देखा है ना। वो एक बहुत ही बड़ा मानवीय संकट था। जब लाखों मजदूर पैदल अपने घरों की तरफ लौटने लगे तो सरकारों के पास कोई डेटा ही नहीं था। गुजरात हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने तो सरकारों को खूब फटकार भी लगाई थी। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बंधुआ मुक्ति मोर्चा केस के संदर्भ में ये साफ तौर पर माना कि इस 1979 के कानून को ठीक से लागू न करने की वजह से ही सरकारों के पास डेटा नहीं था। फिर डेटा होता तो शायद उन्हें उनके बैंक खातों में मदद मिल जाती। हाँ, राशन मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो अब इन सब पुरानी बातों और त्रासदियों को पीछे छोड़ते हुए हम आज के दौर में आते हैं। आज हम फरवरी 2026 में बैठे हैं, एक नए कानूनी ढांचे के साथ। जी, नवंबर 2025 से पुराना 1979 का कानून खत्म हो चुका है और उसकी जगह नए OSH कोड यानी OSH कोड 2020 ने ले ली है। तो इन सब का असल मतलब क्या है? नया कानून क्या बदल रहा है? देखिए, नए कानून ने उस सबसे बड़ी पुरानी खामी को दूर कर दिया है। अब जो मजदूर अपनी मर्जी से जाते हैं, यानी इंडिपेंडेंट माइग्रेंट्स, जो 18,000 रुपए महीने तक कमाते हैं, वो भी इस कानून के दायरे में आते हैं। ये तो बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। हाँ, और कंप्लायंस भी आसान किया गया है। 55 फॉर्म की जगह अब सिर्फ 20 फॉर्म है। और डिजिटल रजिस्ट्रेशन भी तो आ गया है, ई-श्रम पोर्टल की तरह। बिल्कुल, और वो जो पुराना यात्रा भत्ते का जटिल गणित था, 50% एडवांस वाला, उसे हटा दिया गया है। तो अब उसकी जगह क्या है? अब एक मुश्त एनुअल ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। मतलब साल में एक बार कंपनी को मजदूर को घर जाने और वापस आने का पूरा किराया देना होगा। ये तो काफी व्यवहारिक लगता है। और मैंने सुना है कि राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी भी लागू हो गई है। जी, PDS पोर्टेबिलिटी। अब मजदूर किसी भी राज्य में हो, वो अपने हिस्से का राशन वहां ले सकता है। तो कागजों पर तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, प्रक्रिया आसान हो गई है, दायरा बढ़ गया है, लेकिन क्या सब कुछ इतना ही परफेक्ट है? देखिए, इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। हर बदलाव की एक कीमत होती है। क्या मतलब? 1969 का जो पुराना कानून था, वो उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता था जहां 5 या उससे ज्यादा प्रवासी मजदूर काम करते थे। लेकिन नए कोड में इस सीमा को 5 से बढ़ाकर 10 कर दिया गया है।
5 से 10, ये तो बहुत छोटा सा बदलाव लग रहा है सुनने में। सुनने में छोटा है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को देखिए। हमारे यहाँ 70% छोटे व्यवसाय ऐसे हैं जो 6 से कम लोगों को रोजगार देते हैं। ओहो, इसका मतलब वो सब इस कानून के दायरे से बाहर हो गए। बिल्कुल। लाखों मजदूर जो ढाबों में, चाय की दुकानों पर या छोटी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते हैं, वो अब इस कानूनी सुरक्षा से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। मतलब एक तरफ हमने स्वतंत्र मजदूरों को शामिल किया और दूसरी तरफ छोटे व्यवसायों को छूट देकर लाखों मजदूरों को बाहर कर दिया। हाँ, उन्हें अब कोई एनुअल ट्रैवल अलाउंस या सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो अब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण से कुछ टेक अवेज निकालें, खासकर एचआर और मैनेजमेंट के लिए, तो वो क्या होंगे? सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि भले ही फॉर्म कम हो गए हों, नियम थोड़े आसान दिख रहे हों, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जो जिम्मेदारी है वो आज भी उतनी ही सख्त है। मतलब कंपनियां अभी भी ठेकेदार के पीछे नहीं छिप सकती? बिल्कुल नहीं। अगर ठेकेदार गलती करता है, पैसे नहीं देता, तो सेक्शन 27 के तहत सीधे कंपनी के डायरेक्टर्स पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है, उन्हें जेल भी हो सकती है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब ये सारे नियम केवल कंप्लायंस या बॉक्स टिक करने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक इंसान की गरिमा और उसके अधिकारों की रक्षा के लिए है। बिल्कुल। तो आज हमने 1979 के एक्ट से लेकर 2026 के नए OSH कोड तक का सफर समझा। लेकिन चर्चा खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। एक बहुत ही जरूरी सवाल। हाँ, आज हमने जिन भी कानूनों पर बात की वो सब आर्थिक कारणों से पलायन करने वालों के लिए बने हैं। मतलब जो पैसे कमाने दूसरे राज्य जाते हैं। लेकिन सोचिए, आने वाले समय में जब भयंकर जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज के कारण बाढ़ या सूखे की वजह से लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर होंगे, जिन्हें हम क्लाइमेट रेफ्यूजी कहते हैं। हाँ, तो क्या हमारा ये नया और डिजिटल OSH कोड उस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए तैयार है, जब पलायन पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लिए होगा? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहराई से सोचने वाली बात। बिल्कुल, हमें इस पर विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की हमारी ये डीप डाइव यहीं समाप्त होती है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। All right, welcome to this essential briefing. Let's just say the ground has completely shifted for every single employer in India. The 1979 Migrant Workmen Act, it's gone. It's been repealed and replaced by the new Occupational Safety, Health, and Working Conditions Code, or OSH code for short. So today, we're going to break down exactly what this massive change means for your business. Okay, let's dive right into this because it's a big deal. Since the OSHA code came into force, operating on that old knowledge from the 1979 Act isn't just outdated, it's your single biggest liability. Seriously. The rules that we all followed for over 40 years are now totally obsolete, and that creates new risks that you absolutely have to adjust. So let's talk about risk number one. And honestly, this is probably the most significant one of all. It all comes down to a radical redefinition of who the law even considers a migrant worker. And I'm not talking about a minor tweak here. This is a complete paradigm shift that could bring a huge portion of your workforce under these new rules. You see, for more than 40 years, the law was super specific. It was really designed to tackle that old exploitative system where intermediaries recruited vulnerable workers. This meant the law only kicked in if a contractor was involved, which, created this massive loophole that existed for decades. Well, here's the most critical takeaway from this entire briefing. That loophole is now slammed shut. The OSHA code has completely redrawn the boundaries. What used to be a clear-cut exclusion is now a primary focus of the new law, and every employer out there needs to get this with absolute clarity. This side-by-side comparison really just makes it crystal clear, doesn't it? On the left, you had the old rule. Only workers supplied by a contractor counted, period. But now, on the right, under the new OSHA code, wow, it covers not only contractor-supplied labor, but also any worker who moves on their own from another state, the so-called self-motivated migrant, as long as they earn up to 18,000 rupees a month. Yeah, you heard that right. The person who walks into your business off the street looking for a job is now legally a migrant worker if they came from another state. So what's really interesting here is just the sheer scope of this change. It fundamentally reclassifies your employees. Your direct hires from other states, they're now covered.
This is almost certainly going to increase the number of workers you have new compliance duties for, and that includes triggering new Social Security obligations. And with this much bigger definition comes a powerful new right for the worker, one that you, as the employer, now need to help facilitate. Under the OSH code, workers no longer lose their lifeline to subsidized food when they cross state lines to come work for you. This portability of their PDS benefits, their ration card, is now a statutory right. It's a huge step for worker welfare, and it's a brand new thing your HR processes have to account for. Okay, let's move on to the second major risk. This one is going to hit your payroll and your financial planning directly and immediately, because the way you support a worker's travel home has been completely torn up and rewritten. The old 1979 Act had this thing called a displacement allowance. It was kind of complex, a one-time payment you made at recruitment. Well, forget all that. It's been totally abolished. The OSH code scraps it for a much, much simpler concept, a mandatory lump sum annual travel allowance. Just a single yearly payment to help the worker travel back to their native place. So what's the big risk here? Well, your payroll systems and your annual budget, they have to be totally recalibrated. You now need to track, save for, and pay out this new yearly allowance for all your covered migrant workers. And yeah, that includes all those self-motivated direct hires we were just talking about. This is a new recurring financial obligation. Finally, let's zoom out a little bit. Let's look beyond just the specific rule changes and talk about the broader legal principles and staff classifications you have to adopt. This is really about the fundamental mandate you're now operating under. And here's another one of those critical expansions. The OSH code actually broadens the very definition of worker. So those lower-level supervisors who used to be excluded, as long as they're earning up to 18,000 rupees a month, they are now brought under the code's protective umbrella. You're going to have to go back and review all of your staff classifications to make sure you're compliant. Now, it is so important to understand that these changes aren't just administrative busy work. They are deeply rooted in a legal and moral context that's been affirmed by the highest court in the land. In this quote right here, it really captures the heart of it. In the landmark Bandhu Mukti Morcha case, the Supreme Court drew a direct line from dignified work to the constitutional right to life itself. What does that mean for you? It means compliance isn't just about following rules anymore. The courts see it as a fundamental part of upholding human dignity. So, your non-negotiable starting point is to act, and act now. First, audit your entire workforce. You have to identify every single employee who now falls under this new migrant worker definition. Second, update your payroll systems immediately. Get them ready to process this new annual travel allowance. And third, review your supervisory roles. Make sure anyone earning under that new threshold is correctly classified and protected. Ultimately, this is the one question every business leader needs to be asking themselves. The 1979 Act is history. Relying on its old definitions and its loopholes is just a direct path to legal risk. The OSHA code, that's the new reality. Thank you for your attention.